शरद प्रधान। और अगर हम खास एग्जाम्पल के साथ बात करें, उत्तर प्रदेश 80 सीटें, अखिलेश वखिलेश वाला काम हुआ और अखिलेश ने पलटवार किया, वो प्रदेश अध्यक्ष, वो कांग्रेस की खेमेबाजी जो है, एक राहुल कैंप एक प्रियंका कैंप। आपको ग्रेप वाइन क्या खबर दे रही है? कयासों का बाजार जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, क्या अब जो मनभेद थे, मैं मतभेद नहीं कह रहा हूं, मनभेद जो उभरे साफ कांग्रेस आला कमान और अखिलेश यादव में, वो पाट लिए गए हैं क्या? ये बात ये सुनने में आ रही है कि बातचीत अंदर अंदर हो गई है और अब वो जो मनभेद है वो तो फिलहाल सिंक कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि अंदर एक और भी फैक्टर है इनमें दिखता है, जो मुमकिन है कि वो एक कारण हो कि ये जो मतभेद में बदल जाता है, वो उसके पीछे ये भी हो सकता है जिस तरह से ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स, ये जब छोड़ दिए जाते हैं विपक्षी दलों के पीछे, और ये कारण माना जाता है कि मायावती भी जिस तरीके से एक तरीके से तटस्थ हो गई हैं और खासतौर से वो उनका जो कुछ बोलती हैं वो बीजेपी को फेवर करने के लिए बोलती हैं, उसके पीछे भी वो कारण दिखता है। तो कभी कभी ये भी समझ में आता है कि कहीं अखिलेश के पीछे भी ये कारण तो नहीं है, क्योंकि आप देखिए जहाँ तक दौलत का सवाल है, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपार दौलत होती है। अब ये अलग बात है कि बीजेपी वाले क्योंकि सत्ता में हैं तो वो तो सब दूध के धुले हुए हैं, तो सारा टारगेटिंग जो है वो ऑपोजिशन के ऊपर है। एंड बीजेपी को बड़ा सूट करता है ऐसा माहौल कि विपक्ष को एक ना होने दें। इसमें ये कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्या मारी, कुल्हाड़ी पे पैर मारा है। जो मध्य प्रदेश में जो हरकत हुई और जिस तरीके से कैंडिडेट, ये ठीक है कि अखिलेश को जो वोट मिले, अखिलेश की पार्टी को, वो कुछ भी नहीं थे, मतलब 0.some% वोट जितने तो मतलब अभी वो मनभेद सिंक हो गए हैं, आप ये कह रहे हैं। जिस तरीके की तू मैं हुई उस नीतीश कुमार के बारे में ये मैसेज बात गर्म तो थी, पब्लिक में जाता ना कि एक साथ नहीं है। हाँ, वाराणसी में वो रैली करने वाले थे, अब वो स्थगित हो गई है, उसके पीछे कोई खास वजह है कुछ? हाँ। पता लगी आप जब नेताओं से मुलाकात करते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह ये ऑन सेकंड थॉट्स, मुझे लगता है ऑन सेकंड थॉट्स ये डिसीजन लिया गया है कि वो करने से कोई वे उसी तरीके का खेल हो जाएगा जैसे अरविंद केजरीवाल गए थे वहां लड़ने और अपनी एनर्जीज वेस्ट करना है। जिस तरीके का जो नीतीश कुमार का प्लान था वहां जाके लड़ना है, ठीक है, आप अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कुर्मी वोट बैंक साधने की भी बात है। वहां आसपास के लगभग 12 जिले जो हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं शरद प्रधान, वो जो 12 जिले हैं वहां पर 50,000 से 2.5 लाख तक की कुर्मी की तादाद है। तो वो एक गेम प्लान के तहत दरअसल ये प्लानिंग हुई थी। बहुत अच्छी ये पूरा। तो ये तो देखिए बिना डायरेक्टली मोदी को वहां से चैलेंज करे हुए भी रैली कर सकते हैं। वो रैली का तो वक्त आएगा करने का, और साधने के लिए बिल्कुल एफर्ट करना चाहिए। सबसे जरूरी क्या है कि एकजुटता, संयोजक कौन होगा, अगुवाई कौन करेगा, लाख टके का सवाल क्या ये रहने वाला है 19 तारीख को? क्या ये चीज सामने आनी जरूरी भी हो जाती है? ये बिल्कुल ये आनी चाहिए। और एक जब आप 19 तारीख को मिले, एक तो इतना वक्त लगा है, कोई अगर इनकी जगह अगर बीजेपी होती तो 3 तारीख के बाद वो 5 तारीख को बैठ गए होते ये मीटिंग करने। नहीं, बीजेपी तो 22 और 23 दिसंबर को बैठक बुला ली, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रभारी सब आ रहे हैं। 22 से 23 बीजेपी तो अगली बैठक उनकी तय भी हो गई। बिल्कुल यही तो फर्क है कि वो 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं और ये सोते रहते हैं। इन लोगों का, विपक्ष की सबसे बड़ी कमी यही है कि ना तो ये एकजुट हो पा रहे हैं, ना एकजुट दिख रहे हैं, और दूसरा जिस रफ्तार पे चल रहे हैं वो बीजेपी से लड़ने के लिए काफी नहीं है। अगर राहुल गांधी आज, जैसा आपने बताया कि वो जो दूसरी यात्रा ईस्ट टू वेस्ट निकलने वाली बात है, वो कहां गई? अगर ये 3 महीने पहले करते, जब उस समय बात हो रही थी, जो सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इन्होंने सारे अपने जो है वो उस पे लगा दिया इन चारों स्टेट्स के इलेक्शन पे, कि ये सोच के बैठ लिया, पहले से ही सोच लिया, उसमें चले गए, डिनायल मोड में चले गए कि हम तो ये तो हार ही रही बीजेपी, हकीकत से दूर रहे। नतीजा ये हुआ कि आज उनको, जो आपने शुरू में कहा बहुत सही, कि फिर से बैक टू स्क्वायर वन हो गए, वहां से शुरू कर रहे हैं। और समय इतना है नहीं, मेरा मानना ये भी है संदीप, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जिस तरीके का माहौल बना हुआ है
ये भी मुमकिन है कि इलेक्शन प्रीपोन करा दिया जाए। आप देख रहे हैं, प्रीपोन वो की तो प्रीपोन खैर हो गया तो नौबत इनको नहीं बिल्कुल आएगी, अभी बहुत कुछ और भी होना बाकी है, मुद्दे अभी एनडीए की तरफ से भी तय होने हैं। आप बीच में कुछ इंटरवेंशन भी करना चाह रहे हैं। जोशी ने जो कहा ना कि विपक्ष को अपनी एकता दिखानी पड़ेगी, लेकिन विपक्ष एकता कैसे दिखाएगा? उसके कुछ स्थापित तौर तरीके हैं जो गठजोड़ राजनीति ने हमें थमाए हैं। उसका सबसे पहला और जरूरी तरीका यह है कि आप एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाइए। ये सबसे सरल काम था, इस पे बड़ी आसानी के साथ आपसी एकता स्थापित की जा सकती थी। मैं कभी कभी मजाक में कहता हूं, मुझे दे देते काम, मैं बना के दे देता, आप थोड़े बहुत संशोधन के साथ उसको मान लेते, लेकिन मुझे भी नहीं दिया गया, तो खुद भी नहीं किया और खुद भी नहीं किया। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना लें, उस न्यूनतम साझा कार्यक्रम को तमाम इंडिया के जो दल हैं वो कहें कि हमारा घोषणा पत्र है, हम अपना घोषणा पत्र, आपको याद कीजिए जब एनडीए बना था तो अडवाणी ने कहा था कि हम भाजपा का घोषणा पत्र अलग से जारी नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ का घोषणा पत्र ही हमारा घोषणा पत्र है। जब आप कहेंगे यही हमारा घोषणा पत्र है, ये हम इस मोर्चे की तरफ से लड़ेंगे, तब और आप संयोजक ये है हाँ, इस मोर्चे का। हाँ, ये संयोजक ये है, और संयोजक तो काम मोर्चे की संगठनात्मक कामकाज को Exactly, वो इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कोई है। मतभेद नहीं होना था। तो जिन चीजों पे कोई मतभेद नहीं होना था, कोई झगड़ा नहीं होना था, वो काम भी इन लोगों ने नहीं किए। वो काम भी नहीं हुए, और जो असल झगड़े की जड़ बनेगा वो है सीट शेयरिंग। वो तो बहुत दूर की कौड़ी है। मैं ये मानता हूं कि सीट शेयरिंग पे भी कुछ प्रांतों, आशुतोष जी मेरी बात की तस्दीक करेंगे, कुछ प्रांतों को छोड़कर कहीं ज्यादा बहुत बड़ा झगड़ा नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है कि बहुत सारी जगहों पे तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधा मुकाबला है। हम लोग हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि विपक्ष अगर 2024 में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है तो उसकी पहली और आखिरी शर्त है कांग्रेस का अपने प्रभाव के इलाकों में अच्छा प्रदर्शन, और यहीं पे कांग्रेस ने अपने आप 2 कदम पीछे हटा लिए हैं। 190 में से 178 जीत गई थी बीजेपी पिछली बार, जहां सीधी टक्कर थी। देखिए ये जो समस्या है, इस समस्या का कांग्रेस के पाले में गेंद है, और कांग्रेस को वो गेंद ठीक से खेलनी पड़ेगी। पर अब कांग्रेस को झुकना पड़ेगा। एक सिल्वर लाइन भी क्लाउड्स में दिख रही है। जितना झुकना हो उससे ज्यादा झुक जाए उससे कोई फर्क नहीं। मेरा कहना है जितना झुकना है उससे ज्यादा भी झुक जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है कि आपको अपना पूरा खेल बनाना है कि नहीं बनाना राष्ट्रीय स्तर पे। जनता को आपको कोई एकता का नैरेटिव देना है कि नहीं देना है। नहीं देना है तो अपने घर बैठिए। 2024 में जीतने का क्लेम क्यों करते हैं? सीधी सीधी लाइन जो दे रहे हैं अबे दुबे, विपक्ष को अपना खेल बनाना होगा। एनडीए ने, खास बीजेपी ने अपनी रणनीति तो तैयार कर ली है, उसमें और इजाफा ही होगा। तो 19 तारीख कितनी अहम तारीख रहने वाली है। कुछ करेगा विपक्ष, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी लेकर आएगा, कोई सरप्राइज एलिमेंट होगा, और राजनीति में सरप्राइज आ सकते हैं। इस बात को लेकर मैं इत्तेफाक रखता हूं आशुतोष से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात हो रही थी 24 के रण की, इंडिया एनडीए किसमें ज्यादा दम। ढेरों हमें राय मिल रही है। राजीव तिवारी हैं, लखनऊ वासी हैं, कहते हैं 24 में मोदी के मैजिक और शाह के प्लान से पार पाना मुश्किल होगा, जो मैं मोमेंटम की बात कर रहा था। करनैल सिंह हैं, कुरुक्षेत्र वासी हैं, हरियाणा के। आज की चर्चा शानदार और काफ़ी जानकारी वाली रही, शुक्रिया करनैल साहब। और मधुलिका चतुर्वेदी अलीगढ़ की हैं, वो कहती हैं विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, और वो मजबूती दिख रही है या 19 का इंतज़ार करें? जवाब जल्द मिल जाएगा। नमस्कार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।